today's discussion. So today we are going to discuss about the major water systems, the meteorological background, especially related to our region, that is Pakistan. ठीक है, अभी तक तो जो है हम कुछ ग्लोबली हमने थोड़ा सा देखा है कि बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट क्या बेसिकली जो है चेंजेस इंस्ट्रूमेंटेशन रिकॉर्ड से जो है डिफरेंट साइंटिस्ट कम्युनिटी ने थ्रू सर्कुलेशन मॉडल जो प्रोजेक्ट की हैं वी डिस्कस्ड दोज थिंग्स in addition to different scenarios like RCPs और थोड़ा सा हमने बैकग्राउंड लिया है अबाउट दी मॉडलिंग अप्रोच ओके और लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा फिजिकल साइंस को भी डिस्कस किया था इफ़ यू रिमेंबर के बेसिकली एनर्जी साइकिल जो है उसमें कौन से कंपोनेंट्स हैं कैसे बैलेंस होता है और उसके साथ साथ जो है वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी हो रही है ग्लोबली और हमने कुछ टिपिकल एग्जांपल्स फ्लड्स ड्राउट्स की भी डिस्कस की थी और इसके अलावा इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन वेरियस सेक्टर्स लाइक टूरिज्म सी लेवल राइज इनंडेशन एग्रीकल्चर क्रॉप के ऊपर क्या इफेक्ट हो सकता है ग्लोबली वो हमने डिस्कस किया था सो टुडे वी आर एक्चुअली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लाइमेट सिस्टम ऑफ पाकिस्तान हम अभी फ्यूचर की बात नहीं करेंगे फ्यूचर जो है हम कमिंग लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे जैसे जैसे ये हम कोर्स को आगे लेके चलेंगे सो टुडे वी आर ओनली डिस्कसिंग द क्लाइमेटिक सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ जो आपका प्रीवियस रिकॉर्डेड डेटा है और उसका मेट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड क्या है और उसके रिलेटेड जो है फिर अगर बहुत ज़्यादा हैवी रेन होती है तो फ्लडिंग इवेंट्स होते हैं उसकी क्या हाइड्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं सो लेट्स स्टार्ट विद दी फर्स्ट ऑफ ऑल जियोग्राफिकल रीजन हमें ऐसा आइडिया है आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि पाकिस्तान जो है इसमें डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन है द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द नॉर्दर्न हाईलैंड्स ठीक है जिसमें हिंदू कुश हिमालय और कराक्रम रीजन्स हैं और हाईलैंड्स क्यों हैं क्योंकि ये सी लेवल से बहुत ऊपर हैं ऑलमोस्ट 8000 मीटर अबव द सी लेवल जो है ये पीक्स आती हैं तो कुछ आइडिया बता सकते हैं ये हिंदू कुश कराक्रम और हिमालय इन रीजन्स में क्या डिफरेंस है कोई आइडिया हो आपको जी एनी आइडिया अबाउट हिंदू कुश कराक्रम और हिमालय किधर किधर हैं ये रीजन्स नो आइडिया No, sir. ओके सो लेट्स सी सो ये बेसिकली नॉर्थ में है ये आपको 3 माउंटेन्स नज़र आ रही हैं लोअर फिगर में राइट जो सबसे फार माउंटेन है इन बिटवीन द 2 माउंटेन्स जो के करीब हैं उसको हम कहते हैं कराक्रम हाईलैंड ठीक है वो कराक्रम वहाँ से जो है उसके रेलेवेंट जो रीजन जो है हाईलैंड का वो कराक्रम है तो उसकी ये पीक है ऑन द राइट हैंड साइड इज द हिमालयन रीजन जो कि हिमालय रीजन जहाँ पे एंड हो रही है और साथ जो लेफ्ट साइड के ऊपर आपको माउंटेन नज़र आ रही है दैट इज द स्टार्ट ऑफ द हिंदू कुश रीजन तो ये बेसिकली 3 जो आपको हाईलैंड्स हैं ये एक स्पॉट पे नज़र आ रही हैं और इन तीनों हाईलैंड का जो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है जो रिवर्स आप देख रहे हैं 2 रिवर्स स्ट्रीम्स आ रही हैं एक राइट साइड से आ रही है एक लेफ्ट साइड से आ रही है
सो राइट साइड से जो रिवर है दैट इज द इंडस रिवर, और लेफ्ट साइड से जो है ये गिलगित रिवर बेसन है, सॉरी गिलगित रिवर। तो गिलगित रिवर और इंडस रिवर जहाँ कॉन्फ्लुएंस होते हैं, ये उस पॉइंट के ऊपर जो है बेसिकली पिक्चर ली गई है हिंदू कुश, हिमालय एंड क्राकोरम रीजन की। ओके, देन सेकंड रीजन इज कॉल्ड इंडस रिवर प्लेन। इंडस रिवर में जो है वो दो बेसिकली बेसन्स हैं, अपर इंडस बेसन और लोअर इंडस बेसन। अपर इंडस बेसन में जो है नॉर्दर्न हाईलैंड्स भी आती हैं, और उसके साथ साथ नॉर्दर्न हाईलैंड पाकिस्तान के अलावा भी जो इंडिया या जो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, चाइना का पार्ट भी उसमें आता है, अफगानिस्तान का भी पार्ट आता है। तो अपर इंडस बेसन जो है सिर्फ वो पाकिस्तान की डिस्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं है, बल्कि जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उसमें अफगानिस्तान, चाइना, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान, ये इन सब रीजन्स की हाइड्रोलॉजिक बाउंड्री जो है उस अपर इंडस बेसन में शामिल है। और जो कि मैंने वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट बताया था कि अपर इंडस बेसन जहाँ आ रहा है, तो इसके ऊपर जितना भी वो वाटर बेसिकली वहाँ तक पहुँच रहा है उस कॉन्फ्लुएंस पॉइंट पे, वो डिफरेंट रीजन्स डिफरेंट कंट्री से होता हुआ उधर आ रहा है। However, the lower Indus basin जो है उसमें लोअर पार्ट है। बलोचिस्तान प्लेटो और अपर इंडस बेसन जो है नॉर्मली पाकिस्तान में जो है जो साइंटिस्ट हैं अपर इंडस बेसन को कहते हैं कि वो पार्ट है अटक ब्रिज, तरबेला डैम। ठीक है, तरबेला डैम तक जो है अपर इंडस बेसन है, उसके नीचे वाला जो है वो लोअर इंडस बेसन का पार्ट है। ओके, थर्ड जो पाकिस्तान का रीजन है दैट इज बलोचिस्तान प्लेटो। What is the definition of plateau? Sir, a flat region which is above the water surface around higher elevation पे जो एक होता है। हाई एलिवेशन, वेरी गुड। हाई एलिवेशन के ऊपर जो है फेयरली ये लेवल एरिया होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं बेसिकली ये बलूचिस्तान प्लेटो का एरिया। तो पाकिस्तान में ये बेसिकली तीन जो है मेजर जियोग्राफिकल रीजन है, जिसकी बेसिस के ऊपर फिर हम वाटर सिस्टम्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि एच कैच रीजन जो है हिंदू कुश हिमालय रीजन, उसमें कितना वाटर सिस्टम वाटर है, अपर इंडस बेसन में कितना है, लोअर में कितना है, या बलूचिस्तान प्लेटो की हम बात करते हैं। ओके, सो मेजर वाटर सिस्टम का अगर हम क्लाइमेट देखें पाकिस्तान में, तो क्लाइमेट जो है वो वेरी होता है फ्रॉम एरिड टू सेमी एरिड रीजन। एरिड जो है स्पेशली डेजर्ट्स का, या जो बलूचिस्तान का प्लेटो है ये एरिड रीजन है, और सेमी एरिड रीजन में जो है मोस्टली पाकिस्तान का पार्ट लाई करता है इन दी नॉर्दर्न साइड, सेंट्रल टू नॉर्दर्न साइड। और नॉर्थ में जो है और सेंटर में जो है एक्सट्रीमली हॉट समर है और कोल्ड विंटर है। तो कूलिंग जो है वो कम हो रही है, और जो वार्मिंग है नॉर्थ से सेंटर की तरफ इंक्रीज हो रही है। और अगर हम साउथ में जाएं तो साउथ में जो हम क्लाइमेट कहते हैं वो माइल्ड है। ठीक है, ना ज़्यादा हॉट है ना ज़्यादा कोल्ड है, बल्कि माइल्ड क्लाइमेट है, जिस तरह कराची रीजन। तो कराची में जो है वो माइल्ड क्लाइमेट है। सो क्लाइमेट वेरिएबिलिटी की बात करें तो वो सिग्निफिकेंटली जो है वेरी करती है, बोथ स्पेशली एंड टेम्पोरली। स्पेशली जो है हमने डिस्कस कर लिया, नॉर्थ से साउथ जो है वो स्पेशली वेरिएबिलिटी है, और अगर टेम्पोरली भी देखें तो टेम्पोरली जो है वो डिफरेंट सीजन्स है। ठीक है, तो टेम्पोरली भी जो है वो क्लाइमेट वेरी कर रहा है पाकिस्तान में। और जोन जो है पाकिस्तान का जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो बेसिकली जोन्स में डिवाइड किया गया है डिफरेंट रीजन्स को, तो पाकिस्तान जो है सब ट्रॉपिक से टेम्परेट जोन में आता है। सो ये बेसिकली हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन कहाँ लाई करते हैं। और सीज़न जो है विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम है,
और जनरली स्पीकिंग दिसंबर टू फरवरी हम कहते हैं विंटर है, मार्च टू मई स्प्रिंग, जून टू अगस्त इज समर, and September to November is autumn. So here is the zonation of the world map from equator on both sides up to Tropic of Cancer or Tropic of Capricorn. ये जो रीजन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन या ट्रॉपिक्स, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन जो है इट इज नियर टू दी इक्वेटोरियल रीजन जो कि 23 डिग्री 27 मिनट्स ऑन बोथ नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन है। However, if we look into the सब ट्रॉपिक रीजन, तो पाकिस्तान का मोस्टली पार्ट जो है वो सब ट्रॉपिकल रीजन में आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर आप चेक करें, और कुछ पार्ट जो है नॉर्थ का जिसमें स्पेशली जो है कराक्रम, हिमालय और हिंदू कुश का रीजन है वो जो है टेम्परेट जोन में आता है। और टेम्परेट जोन से ऊपर जो है दोनों पोल की तरफ फ्रिजिड जोन है। एज नेम डिपिक्ट्स फ्रिजिड मींस के ये एरिया जो है इसमें एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट है, तो फ्रिजिड है जोन मींस कि यहाँ ज़्यादातर आपको ग्लेशियर्स नज़र आएंगे, ठीक है, या आपको स्नोफॉल होती हुई इन एरियाज में नज़र आएगी, स्पेशली नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ। और ये जो है रीजन अप टू फ्रॉम पोल टू 66 डिग्री 33 मिनट्स जो है ये वाला जोन बनता है। और ये बेसिकली जो आपको डिफरेंट जो है नॉमेनक्लेचर नज़र आ रहे हैं इसमें, आर्कटिक सर्कल, एंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इनकी जो है एक साइंटिफिक रीज़न है कि क्यों इन रीजन को जो है ये स्पेशलाइज किया गया है, ठीक है। आर्कटिक रीजन जो है वो 70 डिग्री पे क्यों नहीं है, वो 66 डिग्री 33 मिनट के ऊपर क्यों है। तो ये रीजनिंग जो है हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, ये जो है बेसिकली हम इसके रिगार्डिंग जो है एक फुल लेक्चर है जिसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली जोन्स जो हैं वो किस तरह डिवाइड किए गए हैं। होवेवर बेसिकली जो पर्पस था इस वर्ल्ड मैप जोन को शो करने का कि पाकिस्तान जो है सब ट्रॉपिकल जोन में है मोस्टली, होवेवर द नॉर्दर्न हाई लैंड्स जो हैं वो टेम्परेट जोन में आती हैं। तो सब ट्रॉपिक की जो मेट्रोलॉजी है इट इज़ रिलेटिवली कम्प्लेक्स, वो इतनी इजी नहीं है, ठीक है ना। जिस तरह हम हर साल जो है वो जब भी पीएमडी का जो है वो वार्निंग इशू होती है कि जी रेन होगी तो नहीं, रेन नहीं हो रही, या रेन कहते हैं नहीं होगी तो हो जाती है, तो वो स्कोर जो है वो 50-50% है, तो हम जो है वो पीएमडी को ब्लेम कर रहे होते हैं। सो ऐसी कोई बात नहीं है। बेसिकली सब ट्रॉपिक्स की जो मेट्रोलॉजी है या एटमॉस्फेरिक साइंटिफिक जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है वो बहुत कम्प्लेक्स है, क्योंकि सब ट्रॉपिक्स के ऊपर जो है ट्रॉपिकल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का भी इफेक्ट है, और इसी तरह जो सब ट्रॉपिक से अपर जोन है, अपर लैटिट्यूड के ऊपर जिस तरह टेम्परेट जोन है उनका भी इफेक्ट होता है। तो सब ट्रॉपिक्स जो हैं वो दोनों की वजह से इफेक्ट होते हैं, जिसकी वजह से जो है इसकी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को सिमुलेट करना जो है वो इजी जॉब नहीं है, ठीक है। इसलिए जो है स्कोर जो है वो पीएमडी का कभी 60% भी होता है, कभी 70% करेक्ट होते हैं, कभी 100% होते हैं, कभी बिल्कुल करेक्ट नहीं होती उनकी फोरकास्ट। सो दैट इज द रीजन बिहाइंड द फोरकास्ट एट पाकिस्तान। ओके, पाकिस्तान में अगर फर्दर जो है क्लाइमेट क्लासिफिकेशन देखें तो डिफरेंट रीजन्स की जो है आप क्लासिफिकेशन देख सकते हैं। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन जो है ना मैंने विकीपीडिया से ली है, सो यू कैन गो थ्रू द लिंक जो कि नीचे गिवन भी है, तो वहाँ जो है आप इसकी डिटेल रीड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं आप पाकिस्तान में ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन भी है, वार्म ओशियानिक क्लाइमेट भी है, कहीं जो है वार्म डेजर्ट्स हैं, वार्म सेमी एरिड क्लाइमेट है, कोल्ड डेजर्ट्स हैं, एंड blah blah. There are so many regions in the Pakistan
जहाँ की क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट है। So that's why it is not an easy job to forecast anything over Pakistan, especially relevant to the precipitation events. और मेजर वाटर सिस्टम में अगर रिसोर्सेज देखें पाकिस्तान के, नेचुरल भी हैं, मैन मेड भी हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जो है रेनफॉल है, स्नोफॉल है, ग्लेशियर्स हैं। होएवर इसके अलावा जो है रिवर्स हैं, नलाज हैं, स्ट्रीम्स हैं, नेचुरल पॉन्ड्स और लेक्स, वेल्स और कारेजी सिस्टम है। कारेज, व्हाट इज कारेज? कैन एनीवन टेल व्हाट इज सर कारेज? वो ट्रेंच टाइप सिस्टम होगा जिसमें सर जो डेजर्ट एरियाज में इरिगेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है फॉर किस जो एरिया में पाकिस्तान में कुछ आइडिया? बलूचिस्तान में इस्तेमाल हुआ है सर। तो ये कारेजेस जो हैं बेसिकली ये अंडरग्राउंड वाटर टनल्स हैं। यस। ठीक है, तो ये बेसिकली अंडरग्राउंड वाटर जो कि बेसिकली सीप होके सरफेस से नीचे जाता है, अंडरग्राउंड टनल में इकट्ठा होता है और वो टनल्स या इरिगेशन चैनल से जो है फिर वो इरिगेशन फील्ड तक पहुंचता है। तो उस सिस्टम को कारेजेस हम कहते हैं। इसके अलावा आर्टिफिशियल वाटर रिसोर्सेज भी हैं, लाइक तरबेला डैम, मंगला डैम। ठीक है, और उसके साथ फिर पूरा नेटवर्क है डाइवर्जन नेटवर्क का, बिराजिस का। ठीक है, जिससे फिर फर्दर जो है इरिगेशन सिस्टम है जो कि फील्ड तक पानी पहुंचाता है। तो वो आर्टिफिशियल रिसोर्सेज भी जो है पाकिस्तान में इन एडिशन टू नेचुरल रिसोर्सेज भी डेवलप किए गए हैं, और इसकी बहुत ज़्यादा अभी भी ज़रूरत है, स्पेशली इन कमिंग डेज, जब क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है तो डिमांड जो है फूड की बढ़ रही है। तो इसका मतलब है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करना है और उसको मैनेज भी करना है, इक्वली हमें उसके मैनेज भी करना है। वाटर मैनेजमेंट की प्रैक्टिस बेस्ट हमें यूटिलाइज करनी है। डैम्स, रेजरवायर्स हैं स्पेशली। और पाकिस्तान में समर मानसून की रेनफॉल देखें तो इसका जो स्पेशल पैटर्न अगर आप देखें तो ये नॉर्थ ईस्ट जो है इस रीजन में जो है वो ज़्यादा रेनफॉल है, और सेंटर जो है वो आप देख रहे हैं रेड कलर में 950 मिलीमीटर जो है जून जुलाई अगस्त में रेनफॉल हो रही है कुछ रीजन के ऊपर। और ये ज़्यादा पार्ट जो है बेसिकली आपका कुछ पार्ट अपर इंडस बेसन का है और कुछ जो है झेलम रिवर बेसन का पार्ट है। स्पेशली जो है इन रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। तो 65% ऑफ एनुअल रेनफॉल जो है पाकिस्तान में समर मानसून की होती है, जो कि जून जुलाई अगस्त सितंबर में होती है। जबकि विंटर में जो कि दिसंबर जनवरी फरवरी है 25% ऑफ एनुअल रेनफॉल होती है, और उसमें ज़्यादातर रेनफॉल जो आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन के ऊपर है। और बेसिकली इनके सेंटर्स दोनों को देखें तो वो डिफरेंट है। और विंटर में जो है वो आप देख रहे हैं बलूचिस्तान के रीजन में भी कुछ ना कुछ रेनफॉल है। ठीक है, स्पेशली आप सुनते हैं कोयटा में जो है वो स्नोफॉल हो रही है विंटर में। तो लेकिन बलूचिस्तान में जो है समर में रेनफॉल आपको ऑलमोस्ट नील नज़र आएगी, या सिंध के एरियाज में भी कम नज़र आएगी आपको। तो पाकिस्तान में ये जो दो मेजर सिस्टम हैं जो जिसमें रेनफॉल होती है, इसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा आइडिया भी होना चाहिए कि व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी बिहाइंड इट, कौन सी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है या मॉइस्चर फ्लक्स किस तरह होता है। सो यू कैन रेफर द पेपर, ये मैंने नीचे हनीफ एटल लिखा हुआ है 2013। सो यू कैन रेफर दैट पेपर फॉर डिटेल अबाउट these water systems in monsoon and winter in Pakistan. So half of the country receiving less than 250 millimeter of rainfall annually. ठीक है, so that is important. इसके अलावा पाकिस्तान में अगर एच के एच रीजन अपर इंडस बेसन की बात करें तो अपर इंडस बेसन में जो है वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं है बल्कि बाकी कंट्रीज भी हैं। सो 80 to 90% ऑफ द अपर इंडस बेसन रिमेन्स अंडर स्नो ड्यूरिंग, स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर सीजन। दैट इज इम्पॉर्टेंट। 80 to 90% जो है वो स्नो कवर होता है विंटर सीजन में, जो कि लेटर ऑन समर में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम भी होता है, स्नो मेल्टिंग होती है।
In upper Indus Basin, seasonally snow-covered area are typically between 1500 meter to 5000 meter. स्नो कवर्ड एरिया जो है 1500 मीटर से 5000 मीटर है, और 5000 मीटर के अबव जो है वो परमानेंट स्नो है जिसको हम ग्लेशियर कहते हैं। तो ये जो स्नो कवर्ड एरिया है 1500 से 5000 मीटर के दरमियान, ये बेसिकली जो है स्नो मेल्टिंग होती है ड्यूरिंग स्पेशली इन दी समर। About 37% of the Karakoram and 70% of the Himalaya areas are under glacier region, जो कि वैसे मैंने बताया कि 5000 मीटर से अबव वाला रीजन है। और ये ग्लेशियर एरिया ऑफ पाकिस्तान इज अबाउट 13,680 स्क्वायर किलोमीटर। And snow line retreats to elevation of about 4,500 to 5,000 मीटर ड्यूरिंग जुलाई एंड अगस्त। वो जो मैंने बात की थी कि जो स्नो कवर एरिया है 5,000 मीटर तक का, वो बेसिकली स्नो लाइन रिट्रीट हो जाती है, मीन के वो स्नो मेल्ट होता है, स्नो लाइन वहां तक पहुंच जाती है 4,500 तक या 5,000 मीटर तक। तो स्नो लाइन जो है वहां तक पहुंच जाती है, ऊपर भी मेल्टिंग होती है लेकिन स्नो लाइन जो है फर्दर ऊपर नहीं जाती 5,000 मीटर से अबव। तो इसके रिगार्डिंग जो है ये NARC का एक प्रोजेक्ट है, इन्वेंट्री ऑफ ग्लेशियर। सो अगर आपने जो है वो डिटेल जो है इसकी देखनी है फर्दर, ये तो कुछ हाइलाइट्स हैं, सो यू कैन गो थ्रू डिटेल्स फ्रॉम द इन्वेंट्री ऑफ ग्लेशियर, जो कि NARC की पब्लिकेशन है 2005 की। ओके, सो लेट्स डिस्कस मेट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड। सॉरी मुझे एक ज़रा कॉल रिसीव कर लेने में, प्लीज़ वेट कपल ऑफ मिनट। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी जी, मैं बात कर रहा हूँ। जी जी सर, क्या हाल है? ठीक है। जी जी बिल्कुल, उनसे भी बात हुई, बल्कि PD साहब से भी कल बात हुई थी। हाँ जी। तो अच्छा सर, मैं अभी जो है ना थोड़ा सा माजरत करूँगा, अभी मैं जो है क्लास ले रहा हूँ स्टूडेंट्स की ना, तो हम बाद में बात कर सकते हैं किसी वक्त। अच्छा, चलें, अफ्तारी के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे बात होगी। अभी मैं वो ऑनलाइन क्लास ले रहा हूँ स्टूडेंट्स की, तो फिर इंशाल्लाह ताला डिटेल से, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। थैंक यू। ओके, सॉरी स्टूडेंट्स। ओके, सो मेट्रोलॉजी जो है अगर पाकिस्तान की देखें, स्पेशली इन जून जुलाई अगस्त सितंबर रेनफॉल, तो इस फिगर में जो है बहुत सारी चीज़ें, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन नज़र आ रही है, जो बेसिकली आपको कलर्ड नज़र आ रहे हैं। वो कलर शो कर रही है रेनफॉल, डेली प्रेसिपिटेशन एवरेज, वाइल द यूवी, ये बेसिकली जो आपको कलर्स में एरो नज़र आ रहे हैं, कुछ ब्लैक में हैं, कुछ रेड कलर में है, तो ये एरोस शो कर रहे हैं मॉइस्चर फ्लक्स। तो ये बेसिकली फिगर है मेरी, बेसिकली PhD का जो थीसिस मैंने किया था, ये मैंने बेसिकली उसमें यूज़ की थी अपने PhD वर्क में। और पाकिस्तान जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ है रेड कलर में, सो यू कैन सी। तो ये बेसिकली जून जुलाई अगस्त जो है प्रेसिपिटेशन और मॉइस्चर फ्लक्स कंडीशन है 850 हेक्टोपास्कल के ऊपर, मींस के लोअर ट्रोपोस्फियर के ऊपर, और ये एवरेज है ऑफ 30 इयर्स फ्रॉम 1979 टू 2008। तो पाकिस्तान आप देख रहे हैं जो शेडिंग कलर है ब्लू कलर, इट इज शोइंग द डेली प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो पाकिस्तान से आगे जो है बेसिकली रेनफॉल जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। अफगानिस्तान की तरफ जो है ये मूनसून सिस्टम जो है इंट्रूड नहीं होता।
सो इट मीन्स कि पाकिस्तान जो है वो ऐसे एशियन समर मानसून रीजन में पाकिस्तान ऐसी जगह के ऊपर लोकेट कर रहा है कि अगर ये मानसून सिस्टम जो है पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है तो रेनफॉल होती है। वी आर एक्चुअली लोकेटेड एट द एज ऑफ द एशियन समर मानसून एरिया। और अगर ये सिस्टम जो है पाकिस्तान में इंक्लूड ना हो तो ड्राई कंडीशन हो जाती हैं। तो पाकिस्तान क्रिटिकली जो है वो क्रिटिकल लोकेशन पे है क्योंकि ये एज ऑफ एशियन समर मानसून रीजन है। वी आर नॉट इन द सेंटर। जैसा कि आप देख रहे हैं इंडिया के ऊपर जो है कुछ इंडिया के जो साउथ वेस्ट रीजन है उस पे सेंटर बनता है, इसी तरह बे ऑफ बंगाल के ऊपर जो है सेंटर ऑफ जो है एशियन समर मानसून बन रहा है। इस तरह चाइना का भी जो है वो रिलेटिवली क्लियर है। बहुत सारे और जो है रीजन्स लाइक फिलीपीन, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, तो ये सारे के सारे रीजन जो हैं एशियन समर मानसून में आते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है क्योंकि ये एज के ऊपर है तो जैसे ही ये सिस्टम पाकिस्तान में एंटर होता है तो रेन होगी, अगर नहीं एंटर होगा तो नहीं रेन होगी। सो दैट्स व्हाई द फोरकास्ट ऑफ दीज सिस्टम के वो एंटर हो रहे हैं, कब होंगे, कितना टाइम लगेगा, कितने स्ट्रोंग होंगे ये सिस्टम, तो इट इज ए बेसिकली ए चैलेंज for the atmospheric scientist. It is a challenge for Pakistan Met Department. It is not an easy job. तो बेसिकली इसके साथ जो है जो जितने एरो आपको नजर आ रहे हैं, जितना बड़ा एरो है इसका मतलब है मॉइस्चर फ्लक्स भी जो है उतना ज्यादा है। तो पाकिस्तान में जो एरोज अगर आपको नजर आ रहे हैं वो रेड कलर में नहीं है, वो ब्लैक कलर में है। मॉइस्चर फ्लक्स बहुत कम पाकिस्तान की तरफ आता है और वो मॉइस्चर फ्लक्स जो है बेसिकली बे ऑफ बंगाल से हिमालय रीजन को स्ट्राइक करने के बाद थ्रू ओरोग्राफिक लिफ्ट जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ की तरफ डाइवर्ट होता है और तब वो सिस्टम जो है पाकिस्तान में पहुंच के कुछ ना कुछ रेन जो है उससे होती है। ठीक है, तो कंपैरेटिवली जो है बाकी एशियन रीजन से बहुत कम रेनफॉल है पाकिस्तान में। तो इन जो मॉइस्चर फ्लक्स है या इन विंड्स को जो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं इनको हम कहते हैं साउथ वेस्टर्ली इंडियन मानसून। और इसकी जो बेसिकली पाकिस्तान में पहुंचने की जो रीजन है उसकी वजह कि पाकिस्तान जो है और इंडियन रीजन स्पेशली ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई और जून, तो पाकिस्तान और इंडियन रीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, जब गर्म होती है तो इसका मतलब है ना सिर्फ सरफेस बल्कि सरफेस के ऊपर थ्रू सेंसेबल हीट फ्लक्स एटमॉस्फेरिक लेयर या ट्रोपोस्फियरिक लेयर वो भी वार्म होती है। सरफेस भी वार्म है, सरफेस ज़्यादा वार्म है, एटमॉस्फेयर रिलेटिवली लेस वार्म है। होएवर द ओशन साइड के ऊपर क्या है, ओशन से मॉइस्चर फ्लक्स हो रहा है। ठीक है, सन सोलर रेडिएशन आती है तो उस इंसोलेशन से बहुत ज्यादा जो है वाटर वेपर वो इवेपोरेट होते हैं। तो जब वाटर वेपर इवेपोरेट होते हैं तो वो अपने साथ कुछ लेटेंट हीट, जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, तो लेटेंट हीट भी जो है वो रिलीज करते हैं फ्रॉम द ओशन। तो ओशन वाटर बॉडी जो है वो रिलेटिवली बहुत कूल्ड होती है, कोल्ड होती है, नॉट कूल्ड, कोल्ड होती है। तो इसका मतलब है कि सरफेस जो है, जो कॉन्टिनेंटल एरिया है जो कि पाकिस्तान और इंडियन रीजन है वो वार्म है, जबकि सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो रिलेटिवली कूलर है। तो इसका मतलब है एक थर्मल कंट्रास्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस थर्मल कंट्रास्ट की वजह से जो है बेसिकली ये जो साउथ वेस्टर्ली इंडियन मानसून विंड्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रही होती हैं, तो बे ऑफ बंगाल के अगर आप टॉप के ऊपर देखें कुछ विंड्स जो हैं वो हिमालय रीजन की तरफ डाइवर्ट हो रही हैं। तो वो जो डाइवर्जन है दैट इज ड्यू टू दी थर्मल कंट्रास्ट, कि वो विंड जो है वो कंपनसेट करना चाह रही हैं किस एरिया को, कि जिस एरिया के ऊपर
पाकिस्तान और इंडिया का रीजन जहां वार्मिंग हो रही है, वार्मिंग से जो है एयर जो है मास वो ऊपर जा रहा है, तो नीचे जो है सरफेस के ऊपर लो प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो उस लो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए ये जो विंड्स हैं उनके साथ मॉइस्चर जो है वो हिमालय रीजन से होता हुआ डेवलप होता 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 पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर भी पहुंचता है। तो जब वो विंड्स आती हैं, और स्पेशली आपने देखा होगा मई जून जुलाई में जो है बहुत ज़्यादा डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं, विंड जो है बहुत तेज़ ब्लो करती हैं, तो उसकी रीज़न थर्मल कंट्रास्ट है कि डिफरेंट एरिया का जो है वो टेम्परेचर डिफरेंट होता है, तो वो ग्रेडियंट बनता है, उसकी वजह से लो प्रेशर डेवलप होता है, एक जगह हाई प्रेशर होता है, तो लो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए हवा जो है तेज़ी से हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती है। तो अगर वो हवा के साथ जिस एरिया से हाई प्रेशर है, हवा अगर उधर से आ रही है, तो अगर उधर मॉइस्चर है अवेलेबल, जिस तरह के हम देख रहे हैं ओशियानिक रीजन में, इंडियन रीजन और बे ऑफ बंगाल में मॉइस्चर भी है, तो वो मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा आता है। तो वो मॉइस्चर जब साथ आता है, तो वो जब ओरोग्राफिक लिफ्ट होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, तो लो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए क्लाउड भी मूव कर रहे होते हैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ, तो वो रेन जो है इन द समर मॉनसून सीजन वो इस तरह हो रही होती हैं। कुछ जो है सर्कुलेशन इस तरह की बनती भी है पाकिस्तान में कि जो साउथ वेस्टर्ली इंडियन मॉनसून है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन कुछ पार्ट जो है इनका पाकिस्तान के कोस्टल एरिया में, यानी कि इंडिया रीजन को स्ट्राइक करने से पहले वो पाकिस्तान के कोस्टल एरिया के ऊपर भी रेनफॉल होती है, जो कि कराची या बलूचिस्तान के कोस्टल एरिया है, सिंध के कोस्टल एरिया, तो वहां भी जो है रेनफॉल डायरेक्टली इंडियन ओशन से, बे ऑफ बंगाल से नहीं, इंडियन ओशन से भी जो है कुछ मॉइस्चर फ्लक्स इंक्लूड होता है, उसकी वजह से भी हैवी रेनफॉल होती है। सो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, ये बेसिकली ये इस तरह की सर्कुलेशन बनती है कि अरेबियन सी, जिसको हम इंडियन ओशन भी कहते हैं, इंडियन ओशन से भी जो है मॉइस्चर फ्लक्स आता है, और ज़्यादातर जो है बे ऑफ बंगाल से आता है। कुछ पार्ट जो है वो साउथ चाइना सी से भी जो है वो पाकिस्तान के नॉर्थ तक पहुंचता है, उसकी वजह से भी जो है मानसून डिप्रेशन ये जो है पाकिस्तान की तरफ मूव करती हैं, जिनकी वजह से रेन होती है। सो दैट इज द मेट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड, स्पेशली द मेट्रोलॉजिकल कह लें कि एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन टू trigger the summer monsoon activity in Pakistan. However, in the winter विंटर जो कि दिसंबर से मार्च तक है या दिसंबर से फरवरी तक है, तो ये जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं। तो एज नेम डिपिक्ट्स वेस्ट, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है वो वेस्ट से आती हैं, और जब ये वेस्ट से बहुत तेज हवा चलती है तो मेडिटेरेनियन सी, बेसिकली मेडिटेरेनियन सी से जो है जो मॉइस्चर जो है, क्योंकि वहाँ वेपोरेशन हो रही है, तो वो विंड के साथ जो है मॉइस्चर फ्लक्स जो है पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट रीजन तक पहुंचता है, अफगानिस्तान में भी पहुंचता है, इस तरह एच के एच रीजन पूरे में ये पहुंचता है। इवन रशिया में भी जो है मेडिटेरेनियन सी से जो है जो एयर जो है वो मॉइस्चर फ्लक्स ला रही होती है, उसकी वजह से स्नोफॉल हो रही होती है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है बिटवीन दी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन इन विंटर एंड इन समर। ये हमने थोड़ा सा रीजनल कह लें कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप किया, लोकल हमने सर्कुलेशन की बात नहीं की, लोकल सर्कुलेशन डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये रीजनल जो बेसिकली सर्कुलेशन है वो समर में जो है बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी से आती हैं पाकिस्तान की तरफ। however in the winter these disturbances actually coming from the west, especially from the Mediterranean Ocean towards the Pakistan region. Any question until now? सर एक सवाल है सर। जी जी सर हाउस ये सर मैं समझ नहीं पाया कि स्ट्रॉन्ग विंड सर कैसे ये हो सकता है कि सर कि अगर बे ऑफ बंगाल से सर वो मॉइस्चर डिफरेंस की वजह से बे ऑफ बंगाल से वेस्ट की तरफ जाता है, लेकिन वो हिमालय से टर्न होके सर मींस नॉर्थ से टर्न होके पाकिस्तान की तरफ आता है, मींस फ्रॉम अबव अबव से आ जाता है। तो ये मुझे समझ नहीं आया सर। ये बेसिकली जो आप कुछ अगर बे ऑफ बंगाल के कुछ एरोज देख रहे हैं रेड कलर के, वो बिल्कुल सर। रेड और ब्लैक वो बिल्कुल जो है वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, ऐसे ही है। बिल्कुल सर।
वर्टिकली अपवर्ड जा रहे हैं, तो इसका मतलब सामने जो है ये तिब्तन प्लेटो है, जो आपको कह लें कि एक बाउंड्री नजर आ रही है, तिब्तन प्लेटो। आई कैन राइट हियर, ओके, दैट इज तिब्तन प्लेटो। सो दैट वन अभी हाईलाइट हुआ है। ये वाला जी एरिया जो है ये तिब्तन प्लेटो है, इसकी जितनी भी बाउंड्री ब्लैक कलर की नजर आ रही है आपको पाकिस्तान के नॉर्थ तक, जी सर। ठीक है, ये तिब्तन प्लेटो है। तो ये हाई लैंड है, ठीक है। और इसी तिब्तन प्लेटो का पार्ट जो है पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, अफगानिस्तान में वो एच के एच रीजन है, ठीक है। तो जब ये नॉर्थ की तरफ एरो ये वाले जो जा रहे होते हैं, अभी आपको ये नजर आ रहा है मेरा कर्सर जो मैं मूव कर रहा हूँ? जी सर आ रहा है। तो ये वाले जो एरोज हैं, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँ, ये वाले जो एरोज हैं स्पेशली, जी ये मॉइस्चर फ्लक्स, ये मॉइस्चर फ्लक्स जो है, क्योंकि ये हाई अल्टीट्यूड, ये लोअर अल्टीट्यूड है, ये तो सी लेवल है, ठीक है, बे ऑफ जी बंगाल। ये जैसे जैसे ऊपर जाता है तो ये ओरोग्राफिकली लिफ्ट हो रहा होता है, राइट सर। ओरोग्राफिकली लिफ्ट हो रहा होता है। तो अब लो प्रेशर जो है, ये रेड एरिया जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये लो प्रेशर है इसके ऊपर। इसको कंपनसेशन करने के लिए ये वाली जो मॉइस्चर है या विंड्स हैं, वो अलोंग द तिब्तन प्लेटो ऐसे 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 जो है ये मूव करके ये पाकिस्तान तक पहुंचता है, अच्छा राइट राइट। ठीक है, क्योंकि 8,000 मीटर हाइट है, ठीक है। तो या तो वो राइट तरफ जा सकता है या लेफ्ट की तरफ जा सकता है। आपको राइट तरफ भी कुछ नजर आ रहे हैं एरोस बे ऑफ बिल्कुल। बंगाल, जो कुछ लेफ्ट की तरफ भी जा रहे हैं। तो वो बेसिकली जहां जहां लो प्रेशर मिलेगा विंड को, जहां हाई प्रेशर होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए विंड्स उस तरफ जाएंगी, जी ठीक है। आई होप यू गॉट इट। जी सर। और सर एक और सवाल था सर। सर जी हमने जी। प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि वाटर का सर एल्बिडो कम होता है सर, तो एब्जॉर्प्शन की ज़्यादा होती है और सर ज़्यादा हीट हो जाता है सर। तो चाहिए नहीं था सर कि नहीं डिफरेंट हो नहीं, जाता है कि ये मैंने हरगिज नहीं कहा कि ज्यादा हीट हो जाता है। एल्बिडो उसकी हाई है, इसका मतलब अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी ज्यादा हो गई, तो वो अब्जॉर्ब तो उसके अंदर तो नहीं रहेगा, वाटर को के अंदर वो क्या होगा, जो अब्जॉर्ब डिफ- होगा उससे लेटेंट हीट फ्लक्स होगा, इवेपोरेशन होगी वाटर बॉडी से। जी तो वो जी रिलीज भी हो रहा है, अगर अब्जॉर्ब हो रहा है तो रिलीज भी हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट फ्लक्स। ऑब्वियसली बिल्कुल सर बिल्कुल तो सर। वो टेम्परेचर जो है वो कूल हो जाएगा कूल हो बिल्कुल सर। वाटर। लेकिन जो बेसिकली जो सॉइल सॉइल की प्रॉपर्टी ये है कि वो देर से अब्जॉर्ब करता है, ठीक है, सोलर एनर्जी। और अगर अब्जॉर्ब कर ले तो उसको जो है आहिस्ता आहिस्ता रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ सेंसिबल हीट फ्लक्स। अगर उसमें अंदर सॉइल के अंदर मॉइस्चर होगा तो कुछ लेटेंट हीट फ्लक्स भी होगी, ठीक है। तो वाटर बॉडी जो है उसकी जो है करेक्टर ये है कि वो जितनी जल्दी अब्जॉर्ब करता है उतनी जल्दी रिलीज भी करता है, क्योंकि इवेपोरेशन से लेटेंट हीट रिलीज हो जाएगी। तो इसलिए रिलेटिवली जो है जो सी सरफेस टेम्परेचर है वो बहुत कूलर होता है देन दी कॉन्टिनेंटल एरिया। अदरवाइज तो जो है सारी की सारी रेंज जो है, अगर अगर वो जो जो आप थोड़ी सी फिजिक्स बताना चाह रहे हैं, अगर ऐसा हो तो सारी रेनफॉल सिर्फ ओशन एरिया पे ही हो, जी मीन्स जो है वो तो कॉन्टिनेंटल एरिया पे पहुंचे ही ना। तो पूरे अगर ग्लोब में देखें तो ये बेसिकली थर्मल कंट्रास्ट बनते हैं, इसीलिए जो है कोस्टल रीजन से जो है हवा के साथ मॉइस्चर फ्लक्स कॉन्टिनेंटल रीजन के ऊपर पहुंचता है, बिकॉज ऑफ द थर्मल कंट्रास्ट ऑफ बोथ मटेरियल, कॉन्टिनेंटल वर्सेस ओशन। उसके लिए एक टर्म यूज होती है मेरे ख्याल से हीट कैपेसिटी कहते हैं, हीट कैपेसिटी करेक्टर, मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है। एक टर्म बोली जाती है, किसी को आइडिया हो? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेरे ख्याल से, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो बेसिकली इट रिप्रेजेंट करेक्टर ऑफ एनी मटेरियल। तो वो जो है जितनी जल्दी जो है ओशन बॉडी अब्जॉर्ब कर रहा है उतनी ही तेजी के साथ वो रिलीज भी कर रहा होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो वाटर की वो ज्यादा है।
than the soil material. एग्जैक्टली मैं जो है ये नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। मुझे अभी वो टर्म जो है मेरे से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसे कहते हैं, मुझे इस वक्त जो है वो एग्जैक्टली वो टर्म याद नहीं आ रही। एनीवे आई विल एक्सप्लेन इट इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डिफरेंट सिग्नल्स फ्रॉम ओशन, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारे साइंटिस्ट या इंडिया में साइंटिस्ट कहते हैं कि उनकी जो समर मानसून की एक्टिविटीज हैं उनसे अफेक्ट होती हैं। सो बेसिकली जो है सबसे जो बड़ा एक सिग्नल है एल नीनो। आप लोग सुनते होंगे, कभी सुना है एल नीनो? नो सर। ओके ओके, एनीवे वो अभी हम फिर डिस्कस करते हैं। तो एक सिग्नल है जिसको हम कहते हैं इंडियन ओशन डायपोल मोड। सो इंडियन ओशन जो डायपोल है इट इज एक्चुअली ए कपल्ड ओशन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना जो कि इंडियन ओशन में होता है, एंड इट रिप्रेजेंट्स अनॉमलस कूलिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द साउथ ईस्टर्न इक्वेटोरियल इंडियन ओशन, जो कि वो एक रीजन ये हाईलाइट किया गया 90 डिग्री ईस्ट से 110 डिग्री ईस्ट टू 10 डिग्री साउथ टू इक्वेटर। तो ये अनॉमलस जो है सी सरफेस कूलिंग हो जाती है इन दी साउथ ईस्ट इक्वेटोरियल रीजन इन द इंडियन ओशन, एंड अनॉमलस वार्मिंग ऑन सी ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर हैपन इन द वेस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन। ईस्ट में जो है कूलिंग है और वेस्ट में जो है वो वार्मिंग होती है। तो इसकी ये बेसिकली स्कीमेटिक डायग्राम है जैसा कि देख रहे हैं। जो विंड एरो जहां से बेसिकली स्टार्ट हो रहा है राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड के ऊपर जो आपको ब्लू कलर शेड नजर आ रहा है इट इज रिप्रेजेंटिंग anomalous cooling of sea surface temperature. However, on the west side आप जो रेड कलर देख रहे हैं, रेड कलर इज शोइंग द anomalous वार्मिंग। तो इसका मतलब है एक थर्मल कंट्रास्ट विद इन ओशन बन गया। कॉन्टिनेंटल का तो है ओशन के अंदर भी एक कंट्रास्ट हो गया। तो जब ओशन के अंदर कंट्रास्ट होगा तो विंड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो करेगी। क्यों? उसकी क्या वजह है कि वेस्ट के ऊपर जब वार्मिंग ज्यादा है तो इसका मतलब है वहां इवेपोरेशन ज्यादा होगी। जब इवेपोरेशन ज्यादा होगी तो इसका मतलब है वहां रिलेटिवली लो प्रेशर लोअर सरफेस के ऊपर होगा, सी सरफेस टेम्परेचर के ऊपर लोअर प्रेशर होगा, क्योंकि जब इवेपोरेशन ऊपर की तरफ जाएगी तो विंड भी उसके साथ अपवर्ड उसके साथ जाएगी मॉइस्चर के साथ, तो डेफिनेटली लो प्रेशर जो है सी सरफेस के ऊपर होगा। तो विंड जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाएगा, तो क्लाउड फॉर्मेशन जो है आपको वेस्ट के ऊपर नजर आएगी। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डायपोल मोड। और पॉजिटिव डायपोल मोड में जो है आप क्लाउड्स देख रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर, जो व्हाइट कलर का आपको शेड नजर आ रहा है। सो इट इज शोइंग द शेडिंग व्हाइट कलर शोइंग द अनॉमलस जो है वो क्लाउड फॉर्मेशन है, मींस कि ज्यादा रिलेटिवली ज्यादा समर में रेनफॉल होने के चांसेस हैं इन पॉजिटिव डायपोल मोड। However, on the other hand side, in negative dipole mode, which is just a mirror image, negative dipole mode में क्या है कि ईस्ट के ऊपर वार्मिंग है, सी सरफेस टेम्परेचर में anomalous वार्मिंग है, while on the west side there is anomalous cooling। तो विंड जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है, तो क्लाउड फॉर्मेशन जो है वो ज्यादातर आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड इन रीजन में ज्यादा रेनफॉल होगी इन एडिशन टू द ऑस्ट्रेलियन रीजन। जबकि पाकिस्तान और इंडिया में आपको क्लाउड बहुत नजर ही नहीं आ रहे। इसका मतलब है लेस रेनफॉल होगी पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर। तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं स्टिल दे आर वर्किंग ऑन इट कि पाकिस्तान के साथ इसका क्या लिंक था। पाकिस्तान के लिए जो है बेसिकली ड्यूरिंग माय पीएचडी आई वर्कड ऑन दैट टू get some physical background
तो सबसे पहले जब फिजिकल बैकग्राउंड लेना होता है, पहले सबसे पहले जो है हम स्टैटिस्टिकल रिलेशन देखते हैं कि वाकई उसका रिलेशन है कि नहीं. सो इन माय स्टडी ड्यूरिंग माय पीएचडी I found that with Pakistan summer monsoon, there is relatively very weak correlation of Indian Ocean dipole mode with the Pakistan summer monsoon condition. However, ये जो बेसिकली फिगर मैंने लिया ये एक पेपर से लिया जो कि यामागाता 1999 का पेपर है. ये बेसिकली उसकी स्टडी थी जो कहती है कि पाकिस्तान और इंडिया के साथ पॉजिटिव डायपॉल में हैवी रेनफॉल के चांसेस है. लेकिन जो मेरी पीएचडी की स्टडी थी उसमें मैंने स्टैटिस्टिकली पहले देखा कि कोई रिलेशन है कि नहीं. तो स्टैटिस्टिकली आई फाउंड वेरी वीक कोरिलेशन. इवन मैंने पाकिस्तान को डिफरेंट रीजन में सब डिवाइड करके भी देखा था. एनीवे ये तो एक बेसिकली सिग्नल हो गया जो कि इंडियन ओशन डायपोल मॉड है. बट पीपल आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट कि उसकी फिजिकल बैकग्राउंड की तरफ भी जाएं, उसकी फिजिकल साइंस को जो है डिस्कवर किया जाए. ठीक है कि फिजिकल साइंस का मतलब है कि वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो है ये ओशन डायपोल मॉड की वजह से समर मॉनसून को कैसे चेंज करती हैं. ठीक है, तो उसके लिए जो है डेफिनेटली जो है मेट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड होना चाहिए. हाइड्रोलॉजिस्ट उसको नहीं कर सकता. एटमॉस्फेरिक साइंस का आइडिया होना चाहिए, मेट्रोलॉजी का आइडिया होना चाहिए. आपको जो है जो सर्कुलेशन मॉडल हैं, रीजनल सर्कुलेशन है या ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल हैं, वो आपने कुछ डेवलप किए हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो, तब जो है वो स्टडी कर सकते हैं कि वाकई ही टेली कनेक्शन है इंडियन ओशन डायपोल मॉड का पाकिस्तान समर मानसून के ऊपर या इंडियन मानसून के ऊपर. तो वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है जैसे जैसे साइंटिस्ट जो हैं वो डिस्कवरी कर रहे हैं, कुछ स्टडी कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ें इसके ऊपर आती जाएंगी पब्लिकेशंस में. इसके अलावा जो है ये बेसिकली यस दिस इज अगेन सेम जो बेसिकली डायपोल मॉड में जो कंडीशन है जो नॉर्मल समर मानसून कंडीशन है वो लेफ्ट साइड के ऊपर फिगर है कि अरेबियन सी में जो है जो मॉइस्चर फ्लक्स है वो बेसिकली साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड जा रही है, लेकिन ये इक्वेटर से जो है टर्न हो जाती है विंड और ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही होती है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, इंडिया की तरफ. ठीक है, तो ये एक टर्निंग होती है. सो बेसिकली मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये टर्न क्यों होता है. तो वो एक पूरा कह लें कि वो एक पूरा कोर्स है बेसिकली जो कि आपके बेसिकली इस कोर्स का हिस्सा नहीं है. लेकिन ये बेसिकली एक थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए कि ये बेसिकली एक पूरी टर्निंग बनती है. साउथ से जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ विंड जा रही है और इक्वेटर से जो है ये टर्न हो जाती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो जिसकी वजह से समर मानसून एक्टिविटी होती है. ये नॉर्मल कंडीशन है. लेकिन जो इंडियन ओशन डायपोल मॉड है जब पॉजिटिव कंडीशन होती हैं तो वो विंड्स जो है ना ये वीक हो जाती हैं बेसिकली. इन एडिशन टू दीज विंड्स कुछ विंड्स जो हैं ये नॉर्मल विंड तो जो लेफ्ट वाली फिगर है ये तो है ही है, उसके साथ कुछ विंड्स जो हैं वो ईस्ट इक्वेटोरियल इंडियन ओशन से जो है वो डायरेक्टली इंडिया और पाकिस्तान की तरफ आ रही होती हैं. इसलिए जो है वो अनॉमलस जो है प्रेसिपिटेशन है अवर पाकिस्तान एंड इंडियन रीजन इन पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल मॉड. ये बेसिकली एक हाइपोथेसिस है जो कि एक उसी पेपर में डेवलप किया गया था. ओके, सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है मेट्रोलॉजिकल का जो इंडाइस है या सी सरफेस टेम्परेचर का इंडाइस उसको हम कहते हैं एनसो, या आप लोगों ने एल नीनो सुना होगा, लानीना. ये टर्म्स जो हैं बोली जाती हैं पाकिस्तान में फ्रीक्वेंटली. अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप में जाएं, वो जी पाकिस्तान में जो है जी अच्छा जी एल नीनो ईयर है, एल नीनो ईयर है तो इसीलिए कम रेनफॉल हुई है. अच्छा जी ला नीना ईयर है जी पाकिस्तान में इसीलिए कम ज़्यादा रेनफॉल हुई है. ज़्यादा किस अमाउंट से? नॉर्मल से ज़्यादा. लेकिन जो मेरा पीएचडी का काम था उसमें मैंने बेसिकली ये रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश की थी. वाकई ही ये जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है पाकिस्तान में वो ऐसी बात करते हैं कि ला नीना ईयर पाकिस्तान में वेट ईयर होते हैं, अल नीनो जब हो तो वो पाकिस्तान में ड्राई ईयर्स होते हैं. तो आई फाउंड इन ड्यूरिंग माय पीएचडी आई फाउंड
there is very weak correlation between the ENSO indices, जिसको हम सी सरफेस टेम्परेचर इंडाइसिस कहते हैं, और जिसकी बेसिस के ऊपर एल नीनो और ला नीना ईयर्स हैं। तो वेरी वीक, वो 0.2 से भी कम का रिलेशन था। ठीक है, 0 से 1 का जो है कोरिलेशन होता है, तो 0.2 कोरिलेशन था। अगर 1 कोरिलेशन हो तो हम कहते हैं कि 100% रिलेशन है, वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन। 0 अगर हो तो इसका मतलब देयर इज नो रिलेशन। तो ड्यूरिंग माय पीएचडी आई फाउंड around 0.2 correlation coefficient, which is very weak correlation. तो ये सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली जो है पाकिस्तान के समर मूनसून के साथ जो है वो डिफरेंट, आपको ये फिगर में जो है डिफरेंट एरियाज नजर आ रहे हैं। द फर्स्ट वन ऑन द लेफ्ट टॉप इज नीनो 3 सी सरफेस टेम्परेचर अनोमली, on the right top is Nino 4 sea surface temperature, while on the lower left is Indian dipole ocean dipole sea surface temperature, वो ये वही वाले रीजन जो प्रीवियस हमने स्लाइड्स में डिस्कस किए हैं। while on the right lower is Nino 3.4 sea surface temperature normally। तो ये जितने भी इंडाइसिस आपको नजर आ रहे हैं, 4 इंडाइसिस, इन इंडाइसिस का मैंने पाकिस्तान के समर मूनसून के साथ कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, एंड आई फाउंड वेरी वीक कोरिलेशन ऑफ अराउंड 0.2। और पाकिस्तान को फिर डिफरेंट रीजन्स के साथ भी मैंने डिवाइड करके, नॉर्दर्न रीजन, सेंट्रल रीजन, साउदर्न रीजन, उनके साथ भी कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश की, वो भी बहुत वीक था। तो उसके बाद जो है फिर मैंने जो है फर्दर इसके ऊपर फिर स्टडी नहीं किया कि ये वेरी वीक कोरिलेशन है। तो पाकिस्तान में जो लोग वो बात करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स के फिजिकल साइंस, के क्या वाकई ही इन ब्लू रीजन के ऊपर अगर सी सरफेस टेम्परेचर चेंज हो तो पाकिस्तान के समर मूनसून के ऊपर इम्पैक्ट होता है। उसकी फिजिक्स क्या है कि वो सी सरफेस टेम्परेचर कैसे ट्रिगर करता है पाकिस्तान के ऊपर लेस देन नॉर्मल रेनफॉल और मोर देन नॉर्मल रेनफॉल, उसका किसी को भी आइडिया नहीं है, इवन मुझे भी आइडिया नहीं है। और ये जो है काम इतना आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट जॉब। और उसके लिए जो है मैंने बताया आपको एटमॉस्फेरिक साइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड, आपने सर्कुलेशन मॉडल अपने कोड किया हो किसी भी लैंग्वेज में, फोर्ट्रान, C++, और उसके साथ पूरी एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जो ग्लोबली है उसका भी आइडिया होना चाहिए। तब जो है सेंसिटिविटी करने के बाद आप बता सकते हैं वाकई इन रीजन की सी सरफेस टेम्परेचर का पाकिस्तान समर मूनसून के ऊपर इम्पैक्ट है, कितना है इम्पैक्ट, वो आप जो है डायनामिकली बता सकते हैं। तो डायनामिकली जो है वो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो पाकिस्तान में जो है ये बेसिकली मेरी पीएचडी का वर्क था, वही नीनो 3 जो सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मली है, और उसका जो है नॉर्मली देखी तो रेड कलर जो है बार आपको जो नजर आ रही है मींस के सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मली वार्मिंग है, पॉजिटिव है। द लोअर वन जो ब्लू कलर की हैं वो शो करी हैं सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मली कूलिंग, के उन ईयर्स में कूलिंग थी। होएवर इन डिफरेंट ईयर्स जो है पाकिस्तान समर मूनसून के ऊपर डिफरेंट एक्टिविटीज थी। जैसा कि सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मली 1998 में देख रहे हैं वार्मिंग। सो वार्मिंग, तो वार्मिंग में जो है पाकिस्तान में उस ईयर में ज्यादा रेनफॉल हुई थी। हालांकि पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जब वार्मिंग का सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मली होती है नीनो 3 के ऊपर तो लेस रेन होती है, लेकिन पाकिस्तान में ज्यादा रेन हुई थी। इसी तरह कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिनमें ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर वाली सी सरफेस टेम्परेचर नॉर्मली जो है रिप्रेजेंट कर रही है ला नीना। ठीक है, ला नीना मीन कि वो वेट ईयर्स होंगे, लेकिन पाकिस्तान में ला नीना ईयर्स में जो है ड्राई कंडीशन थी, लेस देन नॉर्मल रेनफॉल थी। तो इसलिए जो है मैं सरप्राइज होता हूँ अक्सर औकात जब भी लोग जो है फोरम के ऊपर, इवन नेशनल और इंटरनेशनल फोरम के ऊपर भी जो है वो खड़े होकर बड़े आराम से कह देते हैं कि पाकिस्तान की जो समर मूनसून की एक्टिविटीज़ हैं वो डायरेक्टली रिलेटेड हैं नीनो 3 के साथ या एमसो इंडाइसिस के साथ। वो
बेसिकली विदाउट फिजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है या विदाउट एनी एनालिसिस जो है ये बात कर देते हैं, क्योंकि ग्लोबली ये ट्रू है, कुछ एरियाज के लिए ट्रू है कि जो वार्मिंग ईयर्स हैं जिनको हम एल नीनो ईयर्स कहते हैं, उनमें वाकई ही जो है वो रेन कम होती है। लाइक ऑस्ट्रेलिया रीजन है, जापान है, या अमेरिका का कुछ रीजन है, उनमें लेस रेन होती है। लेकिन ला नीना ईयर में जो है उन एरियाज में जो कि ये ब्लू कलर जो है लानीना ईयर्स हैं उनमें ज़्यादा रेन होती है। लाइक फिलीपीन, चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, उनके साथ उन्होंने अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप की हुई है और इसकी फिजिकल साइंस को भी डिस्कवर किया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में अभी तक जो है इसके ऊपर काम करना बाकी है, तो हम बहुत पीछे हैं स्पेशली इस फील्ड में। ओके, हाइड्रोलॉजी या फ्लड्स की तरफ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में जो है वो रिवर जो है आप देख रहे हैं बेसिकली इसमें 6 रिवर्स जो हैं पाकिस्तान में आते हैं, जिसमें 3 जो है ईस्टर्न है और 3 वेस्टर्न है। 3 ईस्टर्न रिवर जो कि रिवर चनाब, रावी और सतलुज हैं, इनके वाटर राइट्स इंडिया के पास हैं, वाइल द राइट्स ऑफ द कोबल, इंडस एंड झेलम आर विद पाकिस्तान। और अपर इंडस बेसन जो है वो तरबेला डैम या तक अटक ब्रिज तक है, और उसके नीचे वाला पार्ट जो है ये लोअर इंडस बेसन है। तो पाकिस्तान के इस रिवर सिस्टम में जो है बहुत ज़्यादा जो है रेजरवायर्स भी हैं, रेजरवायर सॉरी रिलेटिवली कम है। तरबेला, मंगला, चश्मा, चश्मा को भी जो है हम रेजरवायर ही कहते हैं। होएवर देयर आर नंबर ऑफ बेराजीज और हेडवर्ड्स, तो बेराजीज काफ़ी हैं पाकिस्तान के। और इसके अलावा लिंक केनाल्स हैं। लिंक केनाल मतलब एक रिवर को दूसरे रिवर को से लिंक करने के लिए जो केनाल बनाई गई है उसको हम लिंक केनाल्स कहते हैं। तो ये बेसिकली जो इंडस रिवर है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बतन प्लेटो, और ये बेसिकली चाइना, नेपाल, इंडिया से होता हुआ श्रीनगर जो जम्मू कश्मीर है पाकिस्तान के अंदर एंटर होता है, और अल्टीमेटली ये ड्रेन करता है अरेबियन ओशन को। तो ये बेसिकली एक एनिमेशन है डिफरेंट रिवर सिस्टम की जो कि पाकिस्तान में एंटर हो रहे हैं, बोथ फ्रॉम द ईस्टर्न साइड एंड आल्सो फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, जो कि अफगानिस्तान का रीजन है जिसमें कापर रिवर बेसन है। ओके, तो अपर इंडस बेसन जो है बेसिकली उसको हम देखें, उसमें इंटरनेशनल बाउंड्रीज की हम बात कर रहे थे, तो हिमालय, कराक्रम और हिंदू कुश रीजन। तो चाइना में जो इंडस बेसन का जो एरिया है दैट इज अबाउट 10%, while in India it is 7%, in Kashmir including both Jammu Kashmir and Azad Kashmir it is 19%, in Afghanistan it is 8%, however in Pakistan it is maximum, which is मेजर जो है एरिया पाकिस्तान में which is 56%। तो ये बेसिकली हम ये नहीं कह सकते कि इंडस बेसिन जो है सिर्फ वो पाकिस्तान ही क्लेम कर सकता है, बल्कि इनके बहुत सारे जो हाइड्रोलॉजिकल बाउंड्रीज बनती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, तो वो भी जो हैं उनके वाटर को यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया के साथ जो हमारा ट्रीटी है कि इंडिया के अंदर से जो इंडस रिवर गुजर रहा है, तो इंडिया जो है उस वाटर को यूटिलाइज नहीं कर सकता, क्योंकि इसका वाटर राइट जो है पाकिस्तान के पास है, एज पर इंडस वाटर ट्रीटी ऑफ 1960 अंडर द वर्ल्ड बैंक। फ्लड्स डैमेजेस अगर पाकिस्तान में देखें पास में, ये एक बेसिकली मुझे एक काजी डॉक्टर काजी तलत हैं फेडरल फ्लड कमीशन में, ये उन्होंने डेटा मुझे दिया था कि डिफरेंट ईयर्स में अब तक जो है पाकिस्तान में कितना जो है फ्लड्स की वजह से जो है डैमेजेस हुए हैं। उसमें डायरेक्ट लॉसेस भी हैं, ह्यूमन लॉसेस भी हैं, या विलेजेस कितने लॉस हुए हैं इन एडिशन टू फ्लडेड एरिया। तो 2010 का आप देख सकते हैं मैक्सिमम लॉस है। 2010 में 160,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया वाज अंडर द वाटर, ठीक है, और ऑलमोस्ट 2000 पीपल की डेथ हुई, और अराउंड 10 पाक रुपीज 86 बिलियन रुपीज है, सॉरी इधर कुछ मिसिंग है, सो 86 बिलियन, sorry, direct loss at the rate of
आई हैव टू चेक विद दैट डेटा, इसका मुझे आइडिया नहीं है कि ये बेसिकली किस यूनिट्स में। डायरेक्ट लॉस इज इन 1 US पर डॉलर इक्वल टू 10,000 US dollar is very less. I have to check it with the Dr. Talak. Anyway, तो जो फ्लड की कॉजेज हैं उसमें हैवी रेनफॉल इवेंट्स हैं स्पेशली ड्यूरिंग समर मूनसून, और उसके साथ जो है स्नो मेल्ट भी आर्गूमेंट हो जाती है। मूनसून डिप्रेशन अगर बे ऑफ बंगाल से जो है हैवी रेनफॉल हो एच के एच रीजन में, उसकी वजह से भी डिस्ट्रक्शन होती है ड्यू टू फ्लड्स। स्पेशली जो 2010 वाला जो है पाकिस्तान का इवेंट था, तो वो मूनसून डिप्रेशन जो थी वो बहुत अनॉमलस डिप्रेशन थी, जो कि बे ऑफ बंगाल से होती हुई पाकिस्तान तक पहुंची। और एक्सेप्शनली हाई फ्लड ड्यू टू collapse ऑफ टेम्परेरीली फॉर्म नेचुरल डैम्स और लैंडस्लाइड्स और ग्लेशियर मूवमेंट्स। तो ग्लेशियर मूवमेंट्स के लिए जो है वो ग्लाफ की एक टर्म हमने हाइड्रोलॉजी में डिस्कस की थी, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। तो उसकी वजह से भी फ्लड्स हो सकते हैं, या नेचुरली डैम जो है ड्यू टू लैंडस्लाइड, जो कि अताबाद की लेक है, या इस तरह की एक दो लेक जो है स्पेशली जो है अर्थक्वेक 2005 का जब आया था तो वो लेक डेवलप हुई थी, एक लेक जो है वो ब्रीच हो गई थी, तो उसकी वजह से भी हाई फ्लड कंडीशन जो है वो क्रिएट हुई थी। मेजर रिवर सिस्टम में भी जो है या काजेज एंड सेकेंडरी रिवर सिस्टम कैन काज फ्लड लॉसेस, उनकी वजह से भी हो सकती है। इनंडेशन ऑफ अडजॉइनिंग एरियाज बाय इंडस रिवर इन लो पार्ट स्पेशली इन सिंध प्रोविंस, ये तो हर साल की कहानी है कि जब भी जो है हैवी रेनफॉल होती है मानसून में, तो इंक्लूडिंग सिंध प्रोविंस, पंजाब का साउदर्न जो पार्ट है वो ऑलमोस्ट इनंडेशन होता है। और 2010 में जो इनंडेशन थी वो 2 से 3 मंथ्स की इनंडेशन थी, यानी कि वो ड्रेन ही नहीं हो सका फ्लड का वाटर। उसकी रीजन क्या है बता सकता है कोई? कैन एनीवन टेल? सर इंडस डेल्टा काफ़ी फ्लैट एरिया है। यस, प्लेन एरिया है, तो प्लेन एरिया स्लोप ही नहीं है, ऑलमोस्ट नील, तो वो वाटर जब इनंडेट हो जाता है तो वहाँ पे इनंडेशन जो है मंथ्स तक रहती है। या इसके अलावा ब्रीचिंग ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन बंद्स भी हो सकते हैं, और 2010 में स्पेशली तोरी बंद जो है इवेंट बड़ा फेमस है, और तोनसा बराज से भी जो है LMB एक बंद था जिसको ब्रीच किया गया ना, LMB तोनसा बराज से तो जो है वो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ब्रीच किया, लेकिन बहुत सारी ब्रीचिंग सेक्शन जो है वो लोगों ने खुद डेवलप की, जो कि 2010 में थी, कि इन्फ्लुएंशियल फार्मर्स ने जो है वो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए जो है वो ब्रीचिंग की, और बेचारे गरीब हमेशा मारा जाता है पाकिस्तान में। तो ये स्टोरीज तो पाकिस्तान में है ही हैं। तो ग्लाफ का मैंने बता दिया, ग्लाफ जो है वो स्पेशली नॉर्दर्न पार्ट में होते हैं। इसके अलावा पुअर रिजर्वायर ऑपरेशन से भी हो सकता है। 1992 फ्लड जो है पाकिस्तान का वो बड़ा फेमस है मंगला रिजर्वायर से। तो मंगला जो है वो बेसिकली उस वक्त रन हो रहा था अंडर दी नॉन टेक्निकल पर्सन, तो जिसकी वजह से जो है वो फ्लडिंग कंडीशन क्रिएट हो गई मंगला रिजर्वायर से। और मंगला रिजर्वायर के जो है वो गेट जो है वो बेसिकली बहरहाल वो उस वक्त बचा, और डैमेजेस तो हुए उसकी टनल्स और गेट को, लेकिन एटलीस्ट मंगला डैम ब्रीच नहीं हुआ 1992 में। अगर वो हो जाता तो अप टू जो है वो लाहौर का एरिया ये सारा जो है अंडर वाटर होता। तो वो बेसिकली एक एग्जांपल है पुअर रिजर्वायर ऑपरेशन की। अर्बनाइजेशन जो है उसकी वजह से भी हर साल जो है वो सिटीज़ में हम देखते हैं अर्बन एरिया जो है वो अंडर वाटर होता है, तो उसकी वजह से स्टॉर्म ड्रेनेज कैपेसिटी कम है, तो फ्लडिंग इवेंट्स है। पुअर वाटर मैनेजमेंट है, लो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है, क्योंकि डैम्स जो हैं वो भी फ्लड पीक को रिड्यूस करते हैं। और ये हमने हाइड्रोलॉजी में काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि कैसे जो है रेजरवायर को ऑपरेट किया जाता है स्पेशली ड्यूरिंग फ्लड्स। जब फ्लड फोरकास्ट हैवी रेनफॉल फोरकास्ट होती है अपस्ट्रीम ऑफ द रेजरवायर, तो हम रेजरवायर ऑपरेट जो है उसको बेहतर अंदाज से करते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन और इसके रिगार्डिंग जो है स्पेशली जो ट्रॉपिकल रीजन है कोस्टल रीजन सिंध का,
इंक्लूडिंग द कराची रीजन। तो ये टाइपिकल साइक्लोन जो है इंडियन ओशन से ओरिजिनेट होते हैं, इसकी वजह से भी फ्लडिंग कंडीशन होती हैं रीजन में। और पाकिस्तान में जो है अगर हिस्टोरिकल देखें तो हर तरह की फ्लड कंडीशन है, रिवर फ्लड्स भी हैं, फ्लैश फ्लड्स भी हैं, अर्बन फ्लडिंग भी है, स्नो मेल्ट फ्लडिंग जिसको ग्लॉफ्स कहते हैं, कोस्टल फ्लडिंग जो कि साइक्लोनिक मैंने बात की कि हैवी जो है साइक्लोन्स जो है कोस्टल रीजन के अंदर एंटर होते हैं। तो रिवर फ्लडिंग, फ्लैश फ्लडिंग और अर्बन फ्लडिंग जो है इसकी काज जो है वह एक्सट्रीम रेनफॉल है, स्पेशली ड्यूरिंग समर मानसून। स्नो मेल्ट फ्लडिंग जो है स्पेशली जो है ये समर में होती है ड्यू टू मोर टेम्परेचर, और इसमें स्नो मेल्ट होती है। और कोस्टल फ्लडिंग जो है ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि मूनसून से पहले और मूनसून के बाद ये हैपन होते हैं, स्पेशली इन दी कोस्टल रीजन। और अगर फ्लैश फ्लड वल्नरेबिलिटी देखें पाकिस्तान में, ये रेड कलर जो है ये शो करें डिफरेंट रीजन्स जहाँ पे फ्लैश फ्लड वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, रिस्क बहुत ज़्यादा है। और ज़्यादातर ये एरिया कौन से हैं? फुट हिल्स, क्योंकि ये फ्लैश फ्लड्स हैं जस्ट लाइक फ्लैश, कैमरा का फ्लैश। तो जब हैवी रेन होती है उन एरियाज पे तो फुट हिल्स पे पीक जो है वो जस्ट लाइक फ्लैश जो है गुजरती है, बड़ी जल्दी पीक राइज हो जाती है और जल्दी से रिसेशन हो जाती है। तो फ्लैश फ्लड की जो काज है, एक तो रेनफॉल है, उसके साथ डिफॉरेस्टेशन भी है उन एरिया में, और लैंड यूज चेंज की जा रही है, अर्बनाइज किया जा रहा है उन एरियाज को, जिसके बाद ये फ्लैश फ्लड जो है ज़्यादा वल्नरेबल होते जा रहे हैं। और ज़्यादातर जो है फ्लैश फ्लडिंग फिनोमिना है ये मानसून में हो रहे हैं। अर्बन फ्लडिंग जो है ये अर्बन एरियाज़ में है, जो कि ये आपको डिफरेंट कलर्स में हाईलाइट किए गए एरिया। और ये ज़्यादातर जो है पुअर अर्बन प्लानिंग है, जिसमें स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम को डिज़ाइन प्रॉपरली नहीं किया गया, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ नहीं किया गया। और सेकंड रीज़न जो है दैट इज़ ड्यू टू दी अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि जब अगर क्लाउड जो है किसी अर्बन एरिया में एंटर होता है तो अर्बन एरिया में सेंसिबल हीट फ्लक्स, वार्म एयर ऊपर की तरफ जाती है। जब वो ऊपर जा रही होती है तो उसके साथ जो क्लाउड्स भी हैं वो भी जो है वो और ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं। जब वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं तो इसका मतलब है वो क्लाउड जो है कंडेंसेशन, वाटर वेपर भी जाएगा साथ, वो क्लाउड जो है वो ज़्यादा कह लें कि एरिया को कवर करेगा, ज़्यादा मैग्नीट्यूड की कंडेंसेशन होती है, जिसके बाद हैवी प्रेसिपिटेशन फिनोमिना जो है वो अर्बन एरिया के ऊपर हो रही है। सो दैट इज़ कॉल्ड अर्बन हीट आइलैंड इम्पैक्ट। और ये फिनोमिना भी जो है स्पेशली मानसून के रीजन में जो है अर्बन एरियाज में नज़र आता है। इसके अलावा जो है मेजर वाटर रिजर्वायर्स हैं, उसमें जो है वाटर मैनेजमेंट जो है पाकिस्तान की वेरी पुअर है। हम एक तो वाटर रिजर्वायर्स हैं ही कम, ठीक है, तो कम होने के साथ साथ हम उनको मैनेज भी ठीक तरीके से नहीं कर रहे। इसके बाद 2010 की ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। तो 2010 में जो है ड्यू टू एक्सट्रीमली हैवी मानसून रेनफॉल डिफरेंट रीजन्स जो हैं वो अंडर वाटर है। तो ये अर्बन एक टाउन, ये बेसिकली रूरल एरिया है, ठीक है। तो ये टाउन जो है अंडर इनंडेशन है इन 2010। ओके, कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप लोग? Anyone wants to ask question? ओके ओके, फिर एज ए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर क्या किया जाए, हमें क्या करना चाहिए? हमें कुछ मेट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड भी देख ली है, कुछ एटमॉस्फेरिक साइंस की भी कुछ अंडरस्टैंडिंग जो है हम डेवलप कर रहे हैं। सो अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आप यंग इंजीनियर हैं, ठीक है, ग्रेजुएट हो जाएंगे 1-2 साल तक, तो एज ए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर हमें क्या करना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? या इस सब्जेक्ट में जो आप कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं, क्या आपको लगता है कि क्या कर सकते हैं, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आप? सर एक तो सर डिफरेंट लोकेशन पे सर ग्राउंड स्टोरेजेस बना सके ताकि ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश कर सकें, क्योंकि हम लोग सर एक्सट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा करते हैं हाउस होल्ड वाइज। और दूसरी
दूसरा ये कि सर क्योंकि हमें वेदर कंडीशंस का मालूम नहीं तो जो प्रॉपर डैम ऑपरेशंस हमारे अच्छी हो जाएं सर कि कितना रिलीज करना है कितना ज्यादा स्टोर करना है डैम्स का भी बनना जरूरी है लार्ज से ज्यादा स्मॉल का बिकॉज सर इन्वायरमेंटल कंडीशंस और मेरीन लाइफ को और इकोलॉजिकल टर्म्स को देख के लार्ज से बेहतर है कि स्मॉल न्यूमरस डैम्स बन सकें और प्रॉपर पॉलिसी फॉर प्राइसिंग ऑफ वाटर भी होनी चाहिए सर और एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर इवन इरिगेशन में सर हमारे पास सर प्रॉपर यूजेज हो क्रॉप्स का प्रॉपर हो हैवी यूजेज ना हो प्रॉपर क्रॉप हो क्योंकि जैसे मिसाल सर पाकिस्तान में सर जो शुगर केन का क्रॉप है सर काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है लेकिन हमारी क्वालिटी कंपेयर टू इंडिया अच्छी नहीं रही तो उसके बनिस्बत हम लोग डिफरेंट क्रॉप को कर सकते हैं जिसकी सर वर्ल्ड दुनिया में भी उसकी कंपटीशन अच्छा और हमारे लिए भी हम लोग अच्छा ग्रो कर सकें ये कुछ है वेरी गुड। और भाई इसके अलावा सर बेटर वाटर मैनेजमेंट और सर जिस तरह ज़रक साहब ने बताया सर के वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स को मतलब हम डिफरेंट तरीके से ट्रीट करें मतलब जो फ्लडिंग के ज़रिए हम नॉर्मली एग्रीकल्चर लैंड्स को इरिगेट करते हैं मतलब एडवांस तरीके से हम मतलब अपने एग्रीकल्चर लैंड को मैनेज करें ताकि हम मैक्सिमम वाटर कंजर्व करें और सिमिलरली अपने फ्यूचर वाटर नीड्स को देखते हुए अपने ग्लेशियर्स को देखते हुए सर मतलब उसकी मेल्टिंग को मतलब हम कैसे कम कर सकें मिटिगेट कर सकें ताकि फ्यूचर में हमारे पास मैक्सिमम वाटर अवेलेबल हो okay, any other relevant to our subject? सर फोरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज क्या रेलेवेंट क्या करना चाहिए? सर क्लाइमेट चेंज के तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल CO2 एमिशन को कंट्रोल करने के लिए एक बड़ी मिसाल क्या है फॉसल फ्यूल से दूर होना चाहिए और ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं ओके, वेरी गुड, सारे पॉइंट्स ठीक हैं, वेरी गुड। अच्छा, मैं एक थोड़ी सी जो है आपके साथ फीचर में डिस्कस करता हूँ। डैम्स, जो डैम्स की बात कर रहे हैं कि स्मॉल ही बनने चाहिए, लार्ज भी बना सकते हैं, लार्ज डैम बनने चाहिए। आपको पता है चाइना में इस वक्त कितने डैम्स हैं? सर 22,000 ऑलमोस्ट 24,000 के करीब डैम्स हैं। हाउ अबाउट USA? सर 16,000 या 12,000 10,000 है। और हाउ अबाउट इंडिया? for 4,000 or 1,000 Almost 4,500. In Pakistan, 3 including all small, medium, 160 डैम्स हैं पाकिस्तान, राइट? और हम क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का जो इरिगेशन सिस्टम है इट इज लार्जेस्ट सिस्टम, ऐसे ही है, बहुत बड़ा सिस्टम है, इट इज ट्रू। और वाटर अवेलेबिलिटी जो है अगर बात करें पाकिस्तान की वो भी काफ़ी है, इतनी कम नहीं है। हम डैम्स बना सकते हैं, हम अरेबियन सी में बहुत सारा पानी जो है ज़ाया करते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग समर मानसून, उसको स्टोर किया जा सकता है। तो हमें लार्ज डैम्स भी बनाने हैं और स्मॉल भी बनाने हैं, मीडियम भी बनाने हैं। तब जो है ये कुछ फ्यूचर की जिस तरह पॉपुलेशन है, सारी चीज़ें और प्लस मैनेजमेंट तो करनी है साथ, कि हम प्रैक्टिस जो है वो अच्छी करें, हम वाटर मैनेजमेंट करें, वाटर को जुडिशियली यूज़ करें, उसका वेस्टेज कम करें। एनीवे, जो कुछ मेरा आइडिया है रिगार्डिंग फ्यूचर आउटलुक, आपने जितनी बातें की वो ठीक हैं। हमने अभी तक जो देखा है कि इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है वो वाटर साइकिल के ऊपर स्टडी हो रहा है, और इसकी प्रिडिक्शन जो है ऑफ द वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट, सो दैट वी कैन प्रिडिक्ट फ्लड्स और ड्राउट्स इन फ्यूचर। उसकी प्रिडिक्टिबिलिटी जो है वह एनहांस कर सकते हैं। फ्लडिंग की, ड्राउट की क्या प्रिडिक्टिबिलिटी हो सकती है,
ताकि हम फ्यूचर चैलेंजेस को फेस करने के लिए रेडी हो जाएं। ठीक है, तो उसमें जो है हम ये देख सकते हैं व्हाट वर द एक्सट्रीम इवेंट्स, ये क्वेश्चन हैं, ये रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट वर द एक्सट्रीम इवेंट्स ट्रेंड्स एंड देयर स्पेशल पैटर्न इन द पास्ट। ये जब तक हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी पास्ट की तो हम फ्यूचर की बात नहीं कर सकते। ठीक है, एक्सट्रीम इवेंट्स की हमें पहले ट्रेंड्स या स्पेशल पैटर्न जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टेंडेंसी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स इन फ्यूचर। जब हम पास्ट की बात करेंगे तो फिर हम फ्यूचर की तरफ भी जा सकते हैं। हाउ वाइडर एरिया विल बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम इवेंट्स इन फ्यूचर, ये भी हम डिस्कस कर सकते हैं। व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स ऑन वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी इन फ्यूचर। इसके अलावा कपलिंग और टेलीकनेक्शन ऑफ वेरियस ट्रोपोस्फेरिक अनोमलीज आर क्रिटिकल इंपॉर्टेंट। टेलीकनेक्शन का मतलब है, कपलिंग का मतलब ये है कि लैंड एटमॉस्फेयर की कपलेशन है। ठीक है, लैंड एटमॉस्फेयर क्या है कि एटमॉस्फेयर से रेन आ रही है, नीचे आ रही है, लैंड से ऊपर जो है लेटेंट हीट फ्लक्स, लेटेंट हीट सेंसिबल हीट फ्लक्स वो एटमॉस्फेयर में जा रही है, फिर एटमॉस्फेयर में जो है कंडेंसेशन हो रही है, फिर नीचे, तो वो लैंड एटमॉस्फेयर इंटरेक्शन है। ठीक है, तो ये इस तरह की कपलिंग या टेलीकनेक्शन जो है एटमॉस्फेरिक या ट्रोपोस्फेरिक अनोमलीज में हमें वो तलाश करने की जरूरत है कि वो कैसे हैपन होते हैं, कब हैपन होते हैं, क्यों हैपन होते हैं। ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस के आंसर अगर पता लग जाए, व्हाट, हाउ, व्हेन एंड व्हाई दीज ट्रोपोस्फेरिक अनोमली ट्रिगर्स, तब जो है हम कुछ ना कुछ उसके ऊपर फर्दर वर्क कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये जो है टेलीकनेक्शन जो है, हमें इसका मतलब है पहले पास्ट डेटा से, पास्ट डेटा की बेसिस के ऊपर हम ये डेवलप करेंगे, इन क्वेश्चंस का आंसर करेंगे, तो फ्यूचर के लिए फिर हम कुछ आंसर दे सकते हैं। जैसा कि 2010 की एग्जांपल मैंने लास्ट टाइम भी कोट की थी, वो रशियन फॉरेस्ट फायर थी, तो उसका टेलीकनेक्शन क्या बना, रशियन फॉरेस्ट फायर हुई तो 2010 का फ्लड पाकिस्तान के ऊपर आया, कपलिंग हो गई। लेकिन आगे टेलीकनेक्शन क्या है कि अच्छा जी वो रशियन फॉरेस्ट फायर क्यों हुई, कुछ लोगों ने उसको उसका टेलीकनेक्शन जो है डिस्कवर किया या कपलिंग किया विद द सी सरफेस टेम्परेचर, कि सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से जो है वो वार्मिंग इतनी ज्यादा होगी, रशिया में फॉरेस्ट फायर होगी। ठीक है, तो ये कपलिंग और टेलीकनेक्शंस जितने जितने हम डिस्कवर करेंगे, इनके क्वेश्चन के आंसर आते जाएंगे पास्ट के डेटा की बेस के ऊपर, तो हम फ्यूचर के लिए फिर बेहतर मॉडल भी बेहतर बना सकते हैं, मॉडल्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जो सर्कुलेशन मॉडल है उसके अंदर जो है फिजिकल जो इक्वेशन है वो हम ऐड कर सकते हैं, मोर डिस्कवरी होगी, मोर फिजिकल फिनोमेना ऐड होंगे उस मॉडल के अंदर, तो हमारे मॉडल भी जो है वो बेहतर रिजल्ट रिप्रोड्यूस करेंगे। इसके अलावा नीड ए लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट इन प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट अलोंग विद फ्लड फोरकास्ट अंडर मॉडर्न टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। इसकी भी जरूरत है ज़्यादा, प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, फ्लड फोरकास्ट, वो जब हम टेलीकनेक्शन भी तलाश कर लेंगे तो हम फोरकास्ट की तरफ बेहतरी की तरफ जाएंगे। इन एडिशन टू जो है इसके अलावा भी जितनी भी फिजिक्स है, जो कि हमने क्लाइमेट मॉडल का एक हमने आइडिया लिया था कम्प्लेक्स फिनोमेना, जिसमें डिफरेंट जो है कपलिंग है, लैंड एटमॉस्फेयर, ओशन एटमॉस्फेयर, क्रायोस्फीयर एटमॉस्फेयर, आपका जो है बायोस्फीयर लैंड के साथ, बायोस्फीयर एटमॉस्फेयर के साथ। तो जितनी जितनी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होती जाएगी इन कपलिंग की, तो हम अपने वेदर फोरकास्ट मॉडल को भी इंप्रूव करते जाएंगे और हमारी फ्लड फोरकास्टिंग भी इंप्रूव होगी। ये मेरा एक पीएचडी का आइडिया था जिसके ऊपर मैंने बेसिकली वर्क किया था कि क्लाइमेट चेंज एक्सट्रीम इवेंट्स के ऊपर कैसे होता है, और उसके बाद जो है हम पास्ट में जो है वो देखें डिफरेंट जो है डेटा सेट्स लाइक JRA55 है, एनसेप है, ईरा है, इससे एक्सट्रीम इवेंट्स एनालिसिस करें लाइक हॉट एंड ड्राई, कोल्ड एंड ड्राई, हॉट एंड वेट, कोल्ड एंड वेट, उनको आइडेंटिफाई करें इन द पास्ट, उनके पैटर्न्स देखें, उनकी फोर्सिंग देखें। जब हम पास्ट में कर लेंगे तो फिर जो है हम यूजिंग डिफरेंट डेटा सेट, पास्ट में हमारे पास सैटेलाइट डेटा भी है, बहुत सारे ग्रिडी डेटा सेट्स भी हैं जो कि ये लिस्ट किए गए हैं, ये सारे पास्ट के डेटा हैं। ठीक है, इन एडिशन टू दीज पास्ट डेटा, स्मिप जो है
विच इज कपल्ड मॉडल इंटर कंपैरिजन प्रोजेक्ट डेटा। ये SMIP 6 जो है लेटेस्ट अभी डेटा है, जो कि पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है, जिसमें RCP सिनेरियो के रिगार्डिंग जो है वो फ्यूचर की भी जो है डिफरेंट जो है वो पैरामीटर्स अवेलेबल है, प्रेसिपिटेशन, टेम्परेचर, फ्लक्सेस, ठीक है, विंड्स कैसे किस तरह की होंगी, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर क्या होगा। तो वो पास्ट का भी है और फ्यूचर का भी है। तो जब हम पास्ट का कर लेंगे तो इसका मतलब है सेम जो है हम फ्यूचर के लिए भी स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं, हम फ्यूचर के लिए भी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं एक्सट्रीम इवेंट्स की। और फिर हम फ्यूचर और पास्ट के पैटर्न्स को मैच भी कर सकते हैं कि अच्छा जी पास्ट में ये थे पैटर्न एक्सट्रीम इवेंट्स के, फ्यूचर में किस तरह के हैं, और उसकी बेसिस के ऊपर जो है फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी की जो मैं बात कर रहा था कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ इवेंट्स क्या हैं और उनका इम्पैक्ट जो है फिर वाटर साइकिल के ऊपर हम देख सकते हैं अल्टीमेटली क्या होगा। या एक और जो है कह लें कि स्ट्रेटजी है कि अगर हमने हाइड्रोलॉजी की तरफ जाना है, हम GCM से स्टार्ट करें, विच इज़ ग्लोबल सर्कुलेशन मॉडल, और उससे जो है हम रीजनल स्केल के ऊपर मॉडल को ले आए, उसमें जो है सैटेलाइट बेस्ड लैंड डेटा सिमुलेशन LDAS लैंड डेटा सिमुलेशन सिस्टम हम ऐड कर लें, हम रीजनल मॉडल डेवलप कर लें, रीजनल से जो है फर्दर उसको डाउन स्केल करें, बेसन स्केल के ऊपर ले आए, मींस कैचमेंट की स्केल के ऊपर ले आए, बेसन स्केल के ऊपर ले आए, बेसन स्केल को जो है फिर डिस्ट्रीब्यूटेड हाइड्रोलॉजिकल मॉडल DHMS डिस्ट्रीब्यूटेड हाइड्रोलॉजिकल मॉडल। डिस्ट्रीब्यूटेड हाइड्रोलॉजिकल मॉडल वो वेब बेस्ड है, वेब मीन वाटर एनर्जी बजट बेस्ड, वाटर एनर्जी बजट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड हाइड्रोलॉजिकल मॉडल को यूज करते हुए हम एनर्जी बजट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाटर बजट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिर हम हैजर्ड्स प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के, पास्ट के हम कैलिब्रेशन करें और फ्यूचर की हैजर्ड्स हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोस्टली जो मेरे स्टूडेंट्स हैं दे आर वर्किंग ऑन दीज लाइन, जो कि अभी मैं ये स्लाइड शो कर रहा हूँ, बेसन स्केल की बेसिस के ऊपर जो है वो हैजर्ड्स प्रिडिक्ट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर, और GCM का डेटा सेट जो है वो डाउन स्केल कर रहे हैं फॉर देयर बेसन्स। सो ये एक बेसिकली कार्टून पिक्चर है जो कि मैंने एक किसी न्यूज़पेपर से ली थी कपल ऑफ ईयर्स अगो। उस ईयर में जो है बड़ी ड्राई कंडीशन थी, मूनसून की रेन नहीं हो रही थी, और एक मिनिस्टर साहब थे, आई विल नॉट नेम, तो उन्होंने दुआ के लिए कहा पाकिस्तान में ना कि भाई लोग दुआ करें, मस्जिदों में भी दुआ हो हैं कि बारिश हो। तो उसके बाद जो है ये कार्टून है कि बारिश इतनी ज़्यादा हुई, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई। सो मिनिस्टर साहब छत पे बैठे हुए हैं, फ़ोन पे लगे हुए हैं बात करने, और ऊपर जो स्टेटमेंट लिखी है, द गुड न्यूज़ इज़ दैट द ड्राउट हैज़ ब्रोकन। ड्राउट जो है वो ब्रोक हो गया है, लेकिन ये मिनिस्टर साहब को पता नहीं है दुआएं इतनी करनी कि फ्लडिंग कंडीशन हो गई है। तो ये कपल ऑफ ईयर्स अगो एक कार्टून था एक न्यूज़पेपर पे, दैट वाज रियली फनी कि हम जो है वो सिर्फ एक चीज़ के लिए दुआ कर रहे थे, दूसरी चीज़ के लिए नहीं कि हाँ भी बारिश हो, लेकिन रहमत की बारिश हो, इतनी बारिश ना हो कि फ्लडिंग कंडीशन भी हो जाए। और मिनिस्टर साहब सो रहे होंगे डेफिनेटली, मुझे इसके ऊपर कॉन्फिडेंस है कि वो जो है ना, आई एम कॉन्फिडेंट कि वो उस दिन सो भी रहे होंगे जिस दिन बारिश हो रही होगी। इन जापान, ये मैं कुछ फ्यू एग्जांपल्स कोट करने लगा, लास्ट स्लाइड अबाउट आवर डिस्कशन। जापान में मेरे प्रोफेसर ने ये ऑलमोस्ट 2006 और 7 में एनालिसिस किए थे कि जापान में हैवी रेनफॉल होने के कितने चांसेस हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ द फाइनर स्केल सर्कुलेशन मॉडल, जो उन्होंने रीजनल मॉडल डेवलप किया हुआ था, ये उनकी एक स्टडी थी जो प्रोफेसर ने की, और इसकी बेसिस के ऊपर, एंड ऑफ सेंचुरी की बात हो रही है, और इसकी बेसिस के ऊपर जापान की जो वाटर एंड लैंड मिनिस्ट्री थी 2008 में उन्होंने वर्क स्टार्ट कर दिया था कि अब इतनी हैवी रेनफॉल होगी तो फ्लडिंग इवेंट्स भी बढ़ेंगे, फ्लड पीक इंक्रीज होगी, तो हमारा जो रिवर के अलोंग एम्बैंकमेंट सिस्टम है, सिंगल एम्बैंकमेंट नहीं है, उनके डबल डबल एम्बैंकमेंट्स भी हैं कुछ रिवर्स के अलोंग जापान में, क्योंकि बहुत सारे एरियाज जो हैं वो रिवर से
रिवर में जो वाटर है उससे कम एलिवेशन के ऊपर है, तो इसलिए वो डबल जो है एम्बैंकमेंट डिज़ाइन किए गए हैं जापान में। तो इसके ऊपर 2008 से एग्जीक्यूशन का काम स्टार्ट हो गया था, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, कि हमने कौन से रिवर बैंक्स को कितना जो है रेस करना है, या क्या हमें थर्ड जो है डिफेंस जो है एम्बैंकमेंट का वो भी डिज़ाइन करने की ज़रूरत है कि नहीं। तो जापान ने ये काम 2008 में स्टार्ट कर दिया हुआ था। अब इंडिया की तरफ चलते हैं। इंडिया में जो है ये एक स्टडी हुई थी 1996 में इंडियन रीजन के ऊपर, जिसमें जो है 1996 ऑलमोस्ट 25 ईयर्स अगो, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जिस तरह इंक्रीज हो रही है, तो इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी जो है कितनी होगी समर मॉनसून की, या जितनी कार्बन डाइऑक्साइड है उसका डबल कर लें। लोअर वाली फिगर आप देख रहे हैं 2 इंटू कार्बन डाइऑक्साइड के डबल कार्बन डाइऑक्साइड कर लें तो इंटर वेरिएबिलिटी कितनी होगी। तो इन इंडिया दिस स्टडी वाज डन 25 ईयर्स अगो, ठीक है। तो दुनिया जो है बहुत आगे तक चले गई है, हम जो है बस हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, हम कहते हैं बस ठीक है मैंने नहीं किसी और ने काम करना है। सो वी हैव टू डू वर्क, और बहुत जो है इस फील्ड में बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। जो क्लाइमेट चेंज साइंस है, ठीक है, ये बहुत बड़ी साइंस है, और इसका इफेक्ट सिर्फ वाटर के ऊपर नहीं है, इसका इम्पैक्ट जो है हर डिसिप्लिन के ऊपर है। सो हमें जो है बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर काम करना है, और बहुत पोटेंशियल है इस काम के ऊपर। तो लास्ट स्लाइड ऑफ टुडेज डिस्कशन, दिस इज ए फेमस कोट फ्रॉम जॉन रस्किन, एन इंग्लिश राइटर, जिसने कहा था, इट इज़ अनवाइज टू पे टू मच बट इट इज़ वर्स टू पे टू लिटल। When you pay too much, you lose a little money, that is all. And when you pay too little, you sometimes lose everything because the thing you brought is incapable of doing the function it was brought to do. तो हम जो है बेसिकली सोए हुए हैं, तो जब हमारे पास डिज़ास्टर आता है पाकिस्तान में, हम सिर्फ उसी वक्त काम करते हैं, डिज़ास्टर गुजर जाता है फिर हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो हम बहुत थोड़ा सा जो है वो मेहनत करते हैं, टू लिटिल पे करते हैं, इसलिए जो नेक्स्ट डिज़ास्टर आता है उसके लिए हम प्रिपेयर नहीं होते। तो हमारा जितना भी हमने पास्ट में जो हमने रिसोर्सेज यूटिलाइज किए होते हैं वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा काम करना है, उन्हें सिर्फ नारे शारे नहीं लगाने, ठीक है, कि तू जिंदाबाद तो मैं मुर्दाबाद, तो फलाना ये तो फलाना ये, हमें काम करना है। और आप लोग जो हैं यंग इंजीनियर हैं, एंड आई बिलीव ऑन यू कि आप मुझसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप बैठ के दिन में 8 घंटे भी अगर काम करें सही तरह टिक के फुल टाइम, तो आपकी आउटपुट जो है बहुत ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, मशीन्स अच्छी हैं, मीन्स कंप्यूटर, प्लस आपके पास नॉलेज, एडवांस नॉलेज है, ठीक है, थ्रू कोर्सेज है या थ्रू आप डिफरेंट आर्टिकल्स, और आपके पास जो है पूरा का पूरा एक जो है लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी HEC की, ठीक है। हमारे दौर में जब मैं मास्टर्स कर रहा था, हमारे पास तो कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं होती HEC की, तो हमें पेपर्स तलाश करने के लिए जो है कभी एक लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कभी वापडा हाउस जा रहे हैं, कभी UET की लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कभी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की लाइब्रेरी में जा रहे हैं, कोई रेलेवेंट जो है लिटरेचर हमें मिल जाए जिसके ऊपर हम काम करना चाह रहे हैं, या किसी जो है हम ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, अच्छा जी पता लगा उनकी रिपोर्ट है, उनके उधर है, तो हम इस तरह जो है, मुझे अच्छी तरह याद है 1998 में जो है हम डिफरेंट ऑफिसेज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो है हम लर्निंग के लिए जो है वो जाते थे। अब तो जो है आपके पास माशाल्लाह से जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो है मोबाइल है, मोबाइल इज़ एवरीथिंग, यू हैव एवरीथिंग, ठीक है, लैपटॉप में सारी चीज़ें हैं। तो आप जो, आपको सिर्फ काम करना है, आपके पास सारी चीज़ें जो हैं वो कह लें कि जिस तरह आपने एक खाना बनाना है तो आपके पास इंग्रेडिएंट्स जो हैं बेसिकली अवेलेबल हैं, एंड यू हैव टू वर्क। आपको किसी चीज़ की वरी करने की जरूरत नहीं, इंग्रेडिएंट्स आपके सामने पड़े हुए हैं, आपने सिर्फ उसको कुक करना है। So that's all about my today's talk, and I believe you can do a lot. और आपको रिसर्च फेज में जब जाना है तो थोड़ा सा जो है वो ज़रा देखें, उसके साथ साथ आप लिटरेचर को भी रिव्यू करें अभी से,
जो आपने सोचा हुआ है कि रिसर्च में ये आपने काम करना है, उसके रिगार्डिंग एटलीस्ट 1 वीक में 2 से 3 आर्टिकल्स 4 आर्टिकल्स आपको पढ़ने चाहिए। तब जो है आपकी जो रिसर्च की कैपेबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग की कैपेबिलिटी है, इन एडिशन टू दैट कि रिसर्च अप्रोच क्या होनी चाहिए, रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होनी चाहिए, और उसके साथ साथ बहुत सारी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। अच्छा इतने डेटा सेट हैं, ये भी डेटा सेट है, ये भी है, ये भी है, तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मेरी जो है आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि रिसर्च मोड में जाने से पहले जो है ना कुछ आप लिटरेचर को रिव्यू करना शुरू करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट माई टूडेज टॉक। एनी क्वेश्चन और कमेंट? Any questions, students? No, thank you. No, No, sir. sir. Thank you. Okay. If you have no question, तो अभी मेरे ख्याल से फिर आप लोग सोएं, रोज़ा शोज़े का टाइम भी हो रहा है, नमाज पढ़नी है, असर की नमाज पढ़ें, सोना है सोएं, ठीक है और सर अम्मी की मदद भी करनी है सामान लगाने में। जी। वो अम्मी के साथ काम काज भी करना है, इसलिए एक ये भी। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है, अम्मी के साथ हेल्प करना भी चाहिए, पेरेंट्स के साथ। मैं जो